जामूरे बलिहारी चौरे वारी जामूरे बलिहारी चौरे सतगुरु आंगन आया मेवारी जामूरे धन गुरु आंगन आया मेवारी जामूरे ले 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 everyone hands up
बहुत सुंदर। थैंक यू। मैं एक बार फिर कहूंगा, अद्भुत, बहुत सुंदर। जोरदार तालियां हो जाए द कुटले खान प्रोजेक्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर, इतनी प्यारी परफॉर्मेंस के लिए। जैसा कि हमने शुरू किया था, एक बार और हो जाए। नमस्कारम जयपुर, खमा गणी जयपुर। आज इस ऐतिहासिक शाम में आप सभी का स्वागत है। मैं नवीन शर्मा, एक अभिनेता, परफॉर्मर और जयपुर के नवीन स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का फाउंडर, सर्वप्रथम ईशा फाउंडेशन के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे आज के इस भव्य, ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण समारोह के संचालन के लिए चुना। आज आप सभी को इतनी भारी तादाद में देखकर, इतने जोश में देखकर पूर्णतः यकीन हो गया कि जब जब पृथ्वी पर संकट के बादल मंडराएंगे, हम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व के साथ एक परिवार की तरह कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हम पर आई है। हमारी मिट्टी की पौष्टिकता विलीन होने की कगार पर जा रही है। लेकिन अगर हम और आप ये तय कर लें कि हमारी मिट्टी को बचा लेंगे, तो हम ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों को एक खूबसूरत जीवन की सौगात दे सकते हैं। सदगुरु जी, जो कि कॉन्शियस प्लैनेट और सेव सॉइल के संस्थापक हैं, उन्होंने अपनी मोटर बाइक पे 27 देशों से होते हुए 30,000 किलोमीटर का सफर 21 मार्च को लंदन से शुरू किया। और ये सफर उन्हें यूके से मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट से आज भारत ले आया है। बर्मिंघम, लंदन, एम्स्टरडैम, बर्लिन, प्राग, वियना, लुबियाना, वेनिस, पेरिस, ब्रसल्स, कोलोन, सोफिया, बुचारेस्ट, इस्तांबुल, टिबिलिस, अजरबैजान, बाकू जॉर्डन, तेल अवीव, अबिजान, रियाद, बहरीन, अबू धाबी, दुबई, मस्कट, जामनगर, अहमदाबाद, पालमपुर, उदयपुर, ये वो शहर हैं जहां सेव सॉइल अभियान हजारों लोगों की भागीदारी और जबरदस्त जोश के साथ सफलतापूर्वक संपूर्ण हुआ है। और अब उस ऐतिहासिक पल जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हमारे प्रिय सदगुरु जी कुछ ही क्षण में हमारे बीच होंगे। जयपुर, क्या आप तैयार हैं? जोरदार तालियों के साथ सदगुरु जी। आप सभी के बीच सदगुरु।
I request you all to kindly take your seats. मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। आज जयपुर में सद्गुरु जी के इस महत्वपूर्ण सफर का 75वां दिन है। आज पूरे विश्व में सेव सॉइल, मिट्टी बचाओ अभियान की गूंज सुनाई दे रही है। सद्गुरु जी मोटर बाइक पे ये सफर आपके या मेरे लिए तय नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। क्या आप इस सफर में सद्गुरु जी के साथ हैं? जयपुर, हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं, वी कैन डू बेटर। क्या आप इस सफर में सद्गुरु जी के साथ हैं? आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने में हमारी मदद कर सकते हैं। सोशल चैनल्स पर #SaveSoilWave और सेव सॉइल जयपुर का इस्तेमाल करें और @ConsciousPlanet को टैग करें। सद्गुरु जी के मार्गदर्शन में शुरू किया गया कॉन्शियस प्लैनेट मिट्टी बचाओ अभियान आखिर क्या है? आइए इसे समझने के लिए देखते हैं एक छोटा सा वीडियो। Let's have a look. We are talking about climate change, carbon emissions and global warming and various other aspects, but we are not addressing soil. Soil is the habitat upon which zillions of lives thrive. Once there is no richness in soil, then you have forsaken the planet in many ways. Every responsible scientist in the world and the UN agencies are clearly saying we have only 80 to 100 harvests left. That means approximately 45 to 50 years of agricultural soil left on the planet. By 2045, we will be producing 40% less food than what we are producing right now, and our populations will be 9.3 billion people. The food shortages that could manifest in the next 25 years, the consequences of that is unimaginable. Civil wars will unfold across the world once there is food shortage. What we are facing now is soil extinction. Why is soil becoming extinct? Where is it going away? What is happening to our soil? We must understand, if you add organic content to sand, sand will turn into soil. If you remove all organic content from the soil, soil will become sand. In normal agricultural soil, the minimum organic content should be between 3 to 6%. The most minimum is 3%. At least this minimum to keep the soil alive, to keep the soil as living soil is a must. Agricultural soils across the world, the depletion is so heavy. In most countries, more than 50% of the topsoil is already gone in the last 100 years. The nutrient levels have dropped significantly. The level of micronutrients you would get from your food in early 20th century to what you are getting from the same food now has dropped 90%. If you ate one orange in 1920s, what you got from it, now in 2020, if you have to get the same, you will have to eat 8 oranges. This is what we have done to our food. Soil is the biggest ecosystem on the planet, and so few people know anything about it. 1 teaspoon of healthy soil probably contains more microbes than there are people on Earth. The microbial life in the first 12 to 15 inches of topsoil is the basis of our existence. It is this magic beneath our feet which has produced the life that we are. This first 12 to 15 inches of soil is the basis of life for 87% of life on this planet, including you and me. We have to begin to recognize that what we call our soil, Mother Earth, is a living organism. Open soils, ripped open by ploughing, open to sunlight,
is the basis of destruction of microbial life. So the focus should be on agriculture, the focus should be on seeing that land is under shade as much as possible, some kind of shade, grasses, herbs, bushes, trees. Conscious Planet is launching Save Soil movement to bring about a policy change to regenerate soil. As a part of this, I'm 65 and I'm riding 30,000 kilometers, a lone motorcycle journey, 30,000 kilometers across 24 nations to activate support from the citizenry to assure the governments long-term investments will be appreciated. So it's extremely important that soil regeneration is enshrined in the policy of every government on the planet. We must change the narrative on the planet that soil is a wealth, a legacy we have received from previous generations, and we have to pass it on as living soil for future generations. We are in a cusp of time. If you do the right things now, in the next 15 to 25 years, we can significantly turn this situation around and regenerate the soil. But if we allow this to progress like this for another 30 to 40 years, after 40 years if we attempt this, then it could take 150 to 200 years because that much loss of biodiversity would have happened. From 21st of March for 100 days, the whole world, every human being on the planet should talk soil. So we must hear the word soil, save soil everywhere to see that the narrative on the planet changes towards the most vital aspect of our life, the soil. Each one of you should reach as many people as you can to make this happen. Many global leaders and influencers are already participating in the movement. Be a part of this and let us make it happen. From my part, as much as I can contribute. And the movement that you are taken up, I could not expect any more God's blessing than that. Sadhguru, and this campaign is so important. We're going to save the soil. Do your part. And saving the soils. And our planet's future depend on it. Sadhguru, save soil, my friend. Save soil, let's make it happen. Antigua and Barbuda is part of the Save Soil mission. We commend you for what you're doing. That is why we are happy to sign the MOU. The science and philosophy that backs the thought behind the movement is tremendous. Save soil, let's make it happen. Save the soil. We know what we must do, so let's make it happen. Let's make it happen. Let's make it happen. Let's make it happen. Let's make this happen. Let us make it happen. Let's make it happen. Let's make it happen. Let's make it happen. Let's make it happen. इसे संभव बनाए, आइए इसे संभव बनाए, आइए इसे संभव बनाएं, आइए इसे संभव बनाएं, आइए इसे संभव बनाएं। तो जयपुर, आइए इसे संभव बनाएं। Let's save soil, let's make it happen. हमारे स्पॉन्सर्स की भागीदारी के लिए हम उनको अनेक धन्यवाद देते हैं। आज के इस समारोह के स्पॉन्सर्स हैं हमारे नेशनल स्पॉन्सर पीवीआर और हमारे अन्य स्पॉन्सर्स हैं सुपरफ्लो, हीरो फिन और वंडर सीमेंट। आज के इस समारोह का हिंदी ट्रांसलेशन, अभी के अभी हिंदी अनुवाद पाने के लिए आप स्क्रीन्स पर दी हुई फ्रीक्वेंसीज को अभी के अभी ट्यून इन कर सकते हैं, या फिर यू कैन लॉग इन टू savesoil.org/hindi। और अब एक महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस, सदगुरु जी के मार्गदर्शन में शुरू किया गया प्रोजेक्ट संस्कृति भारतीय शास्त्रीय कलाओं का कक्षाएं एवं प्रस्तुतियां भेंट करता है। इन कलाओं में शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य और मार्शल आर्ट्स कला, कलेरी पैटू। भारत में
हजारों सालों से एक आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में इन गहन कलाओं का उपयोग किया जा रहा है। जो कलाकारों की भी प्रस्तुति देने वाले हैं, उन्होंने 7 साल की उम्र से अपना पूरा जीवन इन कलाओं के आत्मसान करने में लगाया है। एक हॉबी की तरह नहीं, बल्कि जीवन जीने के तरीके के रूप में। आइए देखें यह सुंदर प्रस्तुति जो शुरू होगी भरतनाट्यम डांसर राधे जग्गी के नृत्य के साथ। Project Samskriti is an endeavor to nurture and impart India's classical arts. Designed by Sadhguru, it offers programs to learn powerful chants, music, Bharatnatyam and Kalaripayattu, an ancient martial art form conducted by the rigorously trained students and alumni of Isha Samskriti. The art forms are imparted in their most profound form as possibilities for inner growth and transformation. Project Samskriti is not today's idea. It's been in incubation for nearly 25 years. So this is an effort not to save the art form alone, but to bring up humanity to a higher level of existence within themselves. Namaskaram. With a heart of fire, draped in the rivers and oceans, with hair of open sky, and the body, the ground that we walk upon. Mother Earth, our source and sustenance. Time is ticking away as we exploit this gentle and strong source of life. It's time to reinvigorate and celebrate this mother that has birthed us, fed us, कराया है और वापस अपने सीने में हमें अपनी मृत्यु के बाद संभालेंगी। हम उनकी मौजूदगी का नृत्य मनाएं। हे माँ, आपकी भव्यता के उत्सव में, आपकी भलाई की चिंता में और आपके प्रति प्रेम में हम आपके ताल के साथ नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि हम आपका ही एक हिस्सा हैं।
beneath my feet, your soil. When you rise, you become a tree. Again, you fall as a leaf. Who are you? You come up as a crop. You give me life as food. Whether I am alive or dead, you are the only refuge. Who are you? You come as water. You come as milk. You come as honey. Who are you? If I eat, it is soil. If I breathe, it is soil. If I die, it is soil. Oh, my mother, who are you? Soil. In the root, there is a stalk. In the stalk, there is branch. In the branch, leaves, bud, flower and fruit, all rooted in soil. That is not our making. The soil, the very soul of all life, shall neither perish nor is created, but in a constant turnaround. A tree and a termite hill, the rough hide of an elephant and the fine silk of the spider, the beasts that you kill and the people that you love, all a recycle of soil, soil and soil. The magic of soil is it turns death into life. Depleted soils will not quench the fire of hunger. Unquenched hunger can burn the very world. This is a generational responsibility. Save soil. Let's make it happen. बहुत खूब। इस आनंदमय प्रस्तुति के लिए
मैं राधे जग्गी और पूरी संस्कृति टीम का बेहद धन्यवाद करता हूं. लेट्स हियर इट फॉर देम गाइस. थैंक यू सो मच. आज 3 जून को सद्गुरु जी के 100 दिवसीय अद्भुत रोमांचक खतरों से भरे सफर का 75वां दिन है. मोटरबाइक चलाते वक्त रास्ते में सद्गुरु जी ने कई रुकावटें देखी, जैसे कि बारिश, बर्फीले रास्ते, तूफान और आंधियां. सब कुछ मिले, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दिन के लिए भी मिट्टी बचाओ अभियान नहीं रुका. इट वेंट ऑन. इसके लिए सद्गुरु जी हम आपको बधाई देते हैं. इट वेंट ऑन. अभी एक वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि सद्गुरु जी का यह सफर कैसा रहा. लेट्स हैव अ लुक. It's a great pleasure for me. These beautiful Caribbean nations are going for this first. This memorandum of understanding that we are signing, it will also bring some technical assistance to the Caribbean region. This is a historic moment because here is the first step to turn around. What you're doing today is really important because people like you who have a wonderful following of millions and millions of people, and what you're doing with that is so important with saving the soil. If you want to say, I love you to your child, you must just say save soil, because it is a more committed way of saying I love you. It's an extraordinary campaign. It echoes what we in the Commonwealth have been aspiring to do for a number of years. Next 100 days from 21st of March, we want the whole world to talk about soil. It is not about the motorcycle, it's not about the journey, it's not about the song, it is about moving people on the planet. Make it happen, huh? Nobody spoke about soil like Sadhguru does. I think if we all contribute, then we have a really strong voice. There has been so much excitement and everybody is so excited to hear Sadhguru. This is our time on the planet. What we do here is our business. Let's do the right things. I honestly didn't feel like part of the movement before. Obviously, I'd never met him. Seeing what kind of a following he has and how impactful it is, I really feel like I just joined a global movement. Graffiti artists supporting this Save Soil movement, wanting to inspire the youth, and youth being the major population in most parts of the world today, all graffiti artists, to whatever walls that you have, make sure that you use this. One of the most beautiful cities of Europe. It really resonated with me, the message that we have to save our soil. It's our common issue together. It's not for one nation, for one person, but we as people have to unite and to solve this. This is a celebration of human beings coming together to do what they need to do.
Rishimopus! All of us have been part of this destruction. The only way is all of us become part of the solution also. Sadhguru, thank you. Riding on to Italy. Italy is raining heavily tonight. We are in Venice. So it's like a wave of hope. Is necessary for the future. Over 2000 years ago, this eternal city made the mistake of over-farming the region, and that was also the fall of the city at that time. So, the Romans of today should never make that mistake once again. And we are very happy that we are aligned in our message to really high the profile of soils. Young people getting into farming is very good. That's the future of the world. Thank you. Here we are in Geneva. I think it's a message of urgency, but it's also a message of hope. So I would really like to thank Sadhguru for his leadership. The global movement led by him addresses the soil crisis by mobilizing people around the entire world. This massive fountain in the Lake of Geneva is lit up for Save Soil today with Save Soil colors of blue and green. You cannot stop this. The moment is on. It's going to be on till the policies are done. In this cold, slippery road and winds are picking up speed, no matter what the hell, I have to keep going. You think this is a problem? Relentless commitment to what you do. That is the only solution. Save soil, let's make it happen. An MOU to be signed between Isha Foundation and 4,000 Initiative Soils for Food Security and Climate. We were just sharing exactly the same objective, increasing carbon content in the soil. Sadhguru, what you are doing is really impressive. I'm quite amazed and thrilled by it. I was very honored to be on the stage and be able to actually express that his mission is what we need. It's fantastic. France has been great. Well, Brussels. We should all stand up and make the most impact we can to create a real change in the world. Save the soil. Get the bottom! A smashing evening at the main event. And a super enthusiastic crowd committing themselves to make this happen. It's heartwarming to see everybody come together. Save soil on the move. Let's make it happen. Just look up the news and see in the last 4 months how many governments have started talking about soil because they see it's picking up momentum. But if you create 3 to 4 billion people talking about soil, that's it. That will be the main conversation in the government. Save the Soil is a very important movement that we support as UNCCD. We would like to propose to the world to do whatever they can to protect the soil because it is our future. Save soil, let's make it happen. I need someone to show me the way. I need someone to show me the way. The Education Ministry in Germany has now come into the picture officially and asked all the children to do artwork to support Save Soil movement. Good, Arjun, wonderful. Congratulations that you wrote to the Prime Minister. Let's make it happen! So, on the way to Bratislava, well, the road surface is not great.
It's great that all of you are here in Bratislava. Nobody ever imagined 100 years ago that we will have to save soil of all the things. Would you like to come in the kitchen and cook with me a little bit? Why not? Without soil being rich, food won't be rich. Without food being rich, our bodies will not be a full potential. What do you call that? It's a Sadhguru sir. Table 12. The old heroes always built something which stands up like this, but the new heroes are those people who will nurture the soil which always lies beneath our feet, never stands up. Oh, this wonderful city of Belgrade, the UNFAO said something which really deeply hurt me, is the soil that we are consuming right now belongs not even to these little children, belongs to the unborn child. This is an expression of our love and responsibility for our own lives and the future lives. I love the message that he sent and how he broadened it, that it's everybody's responsibility. I think there is a great potential for a good collaboration, partnership with the campaign Save Soil, and what we are doing as a government. We can make it together. It's very important, bringing a certain sense of love and celebration towards the land that we walk upon. Going from Sofia to Bucharest, not a weather for motorcycle for sure. Organize yourselves whichever way you want, form groups, come together somehow and see this happens. Sadhguru reminded me that I have a voice. The people from Istanbul were really amazed by Sadhguru to appear, and they were just so happy to see him. This many people, if all of you are committed and you spend 15-20 minutes a day to enhance the message, I think I don't have to go on riding like crazy. Yesterday I rode 18 hours, can you believe this, through Bulgarian roads? Is an honest expression of his wisdom and love for humanity, I think. He's been riding through very, rough terrain, rough roads, dusty construction sites. It was a long drive and we were getting a little late for the live event at Tbilisi. He, right at the end, maybe 5 minutes before the event, decided that he couldn't stop for a break. In the traffic, he was just removing his jacket and gloves and throwing in the car just to make it on time. The whole purpose of this moment is to bring this home, that when you walk upon the soil, you know it is the source of your life. Keeping it alive is the most important thing. Will you make it happen? He is a gift from God.
for the people, for the earth, for the soil. We must save the soil. We must plant the trees. We must replenish the forests. We must save our planet. Wonderful. Thank you so much for standing up for soil. يا تربة الحبيبة وعدا منا وعهدا والعهد لن يخيبا. Right now, soil has turned into sand because we pulled out all the organic content. We are taking the life out of the soil. If we don't put that back, all the other concerns which are important to be attended to, but none of them will matter. This is not for us, this is for him and his generation, hoping that they would have a better future with a better world. Save soil. Here in Palestine, wonderful to be here. I salute you and I respect your initiative and my full support of what is needed from the Palestinian side to support you. The most important thing is we must keep our lands alive for future generations, because that is a fundamental responsibility we hold for our children and future generations beyond them. Well, it's very important. I can tell you as a motorcycle driver, I also like motorcycles and it's not easy. This guy is devoted, and this is what makes him so impressive and so… he touches people. When it comes to agriculture, when it comes to soil, when it comes to soil ecology, our national borders mean nothing, because microorganisms operate as a global system. People are talking about doctors without borders. I'm asking you, are you beings without borders? Are you a life without borders? Dear Sadhguru, one of the world's voices and leaders on soil conservation and land, in this day and age, having you here is absolutely fantastic, and we welcome you. Implementation has to happen on the land, and land is not managed by scientists, land is managed by farmers. So it's extremely important. It must be a single point agenda, incentive-based agenda. If inspiration, incentives and disincentives after a certain period of time is the way forward, this is my appeal to every one of you, because I don't want this COP15 to end as one more convention with more paper and more paper. This must end with concrete action, and action in such a way that it's implementable. There is no word to describe what Sadhguru is doing for us. We know how much, you had to do to get here. You left so many things you were doing with it, but you honored the country, you honored the people of this country. And on behalf of the head of state, it's my pleasure. I want to thank you very much. It's a great privilege. Thank you very much. Thank you. Save soil! Let's make it happen! The Saudi Arabia as a kingdom, since 1970s, converting deserts into fertile lands has been quietly happening. Other countries which have fertile lands and actively working to turn them into deserts, you must put them to shame, it's very important. In so many ways, we have found the differences between each other in terms of nationality, race, religion, caste, creed. If we act as one humanity, in the next 10-15 years we can turn this around. We have already loved you a lot. We even loved you even before seeing you. And when we saw you, we even fell in love even more.
لنفعل ذلك على أرض الواقع بمبادرات عملية وجادة ملموسة الأثر. أنقذ التربة Save Soil. We are very glad to have Sadhguru in the Kingdom of Bahrain. You are capable of looking beyond your immediate well-being and doing something in the world that is worthwhile. Right now, this is not even about generosity, this is about survival. It's an honor to have you here in this location, in the heart of Bahrain, in this ancient harbor. We're very proud that you're here today discovering the layers of history in this beautiful place. You know, the most important thing of what I have learned from him is that the most important thing is to live in harmony and peace within yourself. انقذوا التربة and save soil. 40 minutes past midnight, just another maybe 30 kilometers to the Emirates border, UAE border. It's been a long drive, totally 930 kilometers today we're doing. Well, UAE has become, an airline hub and a shopping hub and other kinds, but nobody imagined it could be an ecological hub. Thank you so much for being here with us, Sadhguru, on this wonderful journey. The UAE is partnering with you on Save Soil, such an important cause. Save Soil is surely a cause that we can all fully endorse. My dear brother Sadhguru, I would like to thank you for including the United Arab Emirates in your inspiring journey. I'm proud to share that the UAE is working hard to include soil management and national strategies and policies. Saving soil is one of the most important things on the planet right now. It's not his mission, it needs to become all of our missions. I'm here to save soil. I had a meeting with Sadhguru ji somewhere in December, I believe. And the net outcome of that whole thing is that I have earmarked funds to make good of the eco deficit of that particular year. Economy should also grow, but it should have an ecological responsibility in its growth. Right now everybody is talking about robotics. It's time robotics goes into agriculture. Right now you have a big machine which just rips the soil off. This, if you leave the robotic machines through the day and night where just as much is needed, they can do. They don't have to rip the whole soil. Yes, science is already there, we know what to do. It is just that industry has not caught up because in the policy those things have not come. I didn't imagine that we could find a lot of Omani people joining the movement. I said, Oman, one more desert I have to ride. They said, no Sadhguru, Oman looks like Kerala. If one part of your nation is green,
It just takes a determined effort to stretch that green all the way up. There are no words to describe what it means to be back in India. 70 days we've been on the road, 74 nations have signed up. It's a very proud moment to have amidst us the savior of the soil. It's my fortune that the first step that I take in the sacred land of birth is in Jamnagar. માટી અને પશુ એટલે કે બીજા જીવ મનુષ્ય સિવાયના જીવ એ બંનેની જાળવણી જો કરીશું તો જ મનુષ્ય બચી શકાય એવું છે. લીડ લઈશું ગુજરાત, તમને એટલું કહી શકાય કે લીડ લઈને ગુજરાત આની મેં જેટલું બને એટલું ઝડપથી You are in Gujarat since 2 days. हमारा गुजरात कैसा लगा आपको? People are cool, but the weather is hot. Will you promise me in the next 100 years' time, we'll make the weather also cool for future generations? I was really happy to interact with Sadhguruji. It really inspired me to work more and more towards this country, this nation, this soil. Wow. Fortune that on this day, when it's Rana Pratap Ji's Jayanti, I happen to be here. I think is an exceptional movement, and I think now it is our responsibility to make sure that we spread that message, pass on that message, and actually do something about it on the ground. का खूब स्नेह बटोरा है. अभिनेत्री, लोक कलाकार, गायिका ईला अरुण जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मंच पर पधारें और आज के समारोह के संदर्भ में 2 शब्द कहें. ईला अरुण जी. नमस्कारम, खम्मागणी, राम राम. मैं हमारे माटी के लाल सद्गुरु जी का हमारे राजस्थान की भूमि में अभिनंदन करती हूँ. मेरा जन्म
राजस्थान में हुआ है। और मैं चाहती हूं कि बचपन से मैंने सिर्फ बबूल, नीम यही पेड़ देखे हैं, तो ये भी केरला बन जाए और हम लोग माटी बचाएं। कबीर ने एक दोहा कहा था कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। तो ये थोड़ा सा दोहा गलत था, क्योंकि कुम्हार तो हमें मटका देता है, सुराही देता है, तवे दिए हैं उन्होंने बहुत। पर अब अगर कबीर होते तो हमसे कहते, माटी कहे हमसे, तू क्यों रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। सर, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने आपकी सारी जर्नी को देखा। मैं फिल्म इंडस्ट्री से भी ताल्लुक रखती हूँ। छोटी सी एंट्री के लिए लोग कहते हैं सलमान मोटर बाइक पे आ रहा है, अक्षय कुमार मोटर बाइक पे आ रहा है, पर आपने तो गजब ढाया। आप हमारे वाकई में स्टार हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपने अपनी बात सुरीली तरीके से कहने की कोशिश करी। आज एयरपोर्ट पे मुझे शंकर महादेवन मिले थे, जो आपके रिवर प्रोजेक्ट से जुड़े थे। कैलाश भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। सर, कभी भी मैं भी आपके साथ जुड़ जाऊंगी और माटी को लेकर के मैं प्रचार करूंगी। पर मुझे ये अच्छा लगा जो आपका यहाँ प्रोग्राम देखा कि भाव से, भंगिमा से, संस्कृति से, संगीत से आप अपने तेज से एक बात कह रहे हैं। यहाँ पे बहुत सरकारी लोग हैं, मैं रंगमंच से जुड़ी हूँ, राजनीतिक मंच से नहीं। हम थिएटर करते हैं, हम गाना गाते हैं, हम नाचते हैं, और हम जब भी आपने या किसी ने भी चाहा तो उस कॉज से जुड़ने की कोशिश भी करते हैं। वैसे आपको मालूम होगा कि इला का मतलब है नेचर, प्रकृति, धरती। इला बहुत सेंसिटिव होती है। माय नेम इज सर इला अरुण। सो मैं यही कहूंगी कि प्रकृति को बचाओ। मेरा गाना आपको तो बहुत पसंद था, वोट फॉर घाघरा। आई विल से टुडे, क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं ले सकती हूँ, इतने बड़े जिनको सुनने के लिए मैं खुद आई हूँ। मैं यही कहूंगी, वोट फॉर माटी बचाओ, वोट फॉर माटी बचाओ, वोट फॉर माटी बचाओ। और देखिए, यहाँ बैठ के हल्ला करने से तो कुछ नहीं होगा। एक बात जो मैंने देखी और समझी कि अल्टीमेटली सारी बात सरकार के पास है। तो मैं, हमारे सीएम अभी आए नहीं है, मैं उनसे गुजारिश कर रही थी, वो भी जोधपुर के हैं, मैं भी जोधपुर की हूँ, कि देखिए, नीतियाँ बनाना सबसे आसान काम है, पर उस पर अमल करना बहुत ही आई वॉश है, कभी होता नहीं है। तो इसलिए हमें ये है कि आप लोग सब, जितने एनजीओज हैं, जितने इतने सारे लोग, इतनी भीड़ तो मैंने देखी नहीं, आप सब लोग ये देखें कि एक अकेला आदमी मोटर बाइक पे कद तक चाले लो पाया। आपने सबने मिलके आवाज उठानी होली। आज जब मैं तड़के अठे आई तो बड़बड़ती धूप ने तो हमारा गाल बाल दिया भाई। तो हमको ये देखना है कि यहाँ पे राजस्थान की मट्टी में हम लोग साथ दें और मट्टी को बचाएं। सर, ऑल द बेस्ट सर। आपको शुभकामनाओं सहित आपका अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू। इन ऊर्जा से भरे शब्दों के लिए इला जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। और अब आगे बढ़ते हुए मैं राजस्थान के माननीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री राजेश चंद मीणा जी का मंच पर स्वागत करता हूं। आप आए, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मंच पर पधारें और आज के समारोह के संदर्भ में 2 शब्द कहें।
आज के सेव सॉइल मूवमेंट के प्रोग्राम में मंच पर विराजमान सदगुरु जी, हमारे कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी और हमारे अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सबसे ज़्यादा आइकॉन जो दिख रहे हैं युवा हैं और जयपुर से आसपास से सभी पधारे हुए नागरिक बंधुओं और संस्था के जो लोग हैं जिनके द्वारा कार्यक्रम हो रहा है सदगुरु के सानिध्य में, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि सदगुरु जी ने जो एक मूवमेंट एक अलग हटके प्रकृति के लिए एक मूवमेंट चलाया है और एक आंदोलन इस प्रकार का चलाया है जो अपने आप में एक नया आयाम स्थापित करने जा रहा है। सदगुरु जी ने करीब 27 देशों की, जो मैं देख रहा था अभी, 30,000 किलोमीटर 100 दिवस में यात्रा की है और मिट्टी बचाओ ये अभियान जो चल रहा है एक वास्तव में आज के युग की आवश्यकता है। और जिस प्रकार जलवायु परिवर्तन हो रहा है और हम जो कह सकते हैं मनुष्यों के द्वारा, हमारी गतिविधियों के द्वारा कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं और बाढ़ को कह सकते हैं, बाढ़ का भी हम ही कारण है। तो इस तरह जो परिस्थितियां बन रही हैं, तो जो समय आने वाला है, यदि इसको रोका नहीं गया है सिस्टम को, तो अभी पूरे विश्व में 24% रेगिस्तान है और राजस्थान में तो वैसे ही राजस्थान प्रदेश रेगिस्तान के नाम से काफ़ी जगह एक बंजर भूमि में परिवर्तित हो चुका है पहले से ही। तो जो हम कह सकते हैं, क्योंकि धरती माता जिसको पृथ्वी मिट्टी जो बात कर सॉइल की चल रही है, तो हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है, जिसमें आपका धरती है, आकाश है, पानी, अग्नि है और हवा है। सबसे महत्वपूर्ण जो महत्वपूर्ण तत्व है वह है पृथ्वी, जिसके द्वारा सारी सृष्टि आप हम सब बैठे हैं, इसी की रचना, इसी में पैदा हुए और इसी में मिल जाना है सभी को। जितने भी आकार प्रकार या जितनी भी बातें सृष्टि की करें तो इसी में विलीन हो जाना है। तो एक महत्वपूर्ण बात है, आध्यात्मिक रूप से गुरु जी यहाँ बैठे हैं, तो इसकी रज की, तो भारत की रज की तो बड़ी महिमा है। आप सब लोग जानते हैं कि ब्रज की रज मिल जाए या फिर जहां जहां गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, हमारे जयपुर के, राजस्थान के विभिन्न प्रदेशों से भी आते हैं, वहां के बिहारी की भी परिक्रमा होती है। जगह जगह रज का बड़ा महत्व है इस देश में। तो आज जो स्थितियां बनी हैं कि कटाव होता है, कटाव के बाद में हवा और पानी जो उसकी प्रथम लेयर है उसको नष्ट कर देता है, उसके पौष्टिक तत्व होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो हमें सभी को आज एक संकल्प लेना चाहिए, जो मैं विशेषकर युवा वर्ग से कहना चाहता हूं, कि जो सदगुरु जी ने जो मूवमेंट चलाया है वो पर्सनल उनके लिए नहीं है, कि उनके प्रसिद्धि के लिए नहीं है, ये आम आदमी की जरूरत है, हमको आवश्यकता है, इस शरीर को भी जरूरत है उसकी। तो हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम घर में 5 पेड़ लगाएंगे, 10 पेड़ लगाएंगे, उनका संरक्षण करेंगे, अंडरग्राउंड वाटर को कैसे रिचार्ज करेंगे, सतही पानी का संरक्षण कैसे करेंगे, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। क्योंकि सबसे पहली बात आती है कि हम जो जैविक खेती हुआ करती थी, जो पुराने जमाने में ओरिजिनल शुद्ध खाद्य वस्तुएं मिला करती थी, वो अब समाप्त हो गई हैं। अब ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खाद या इस तरह के केमिकल्स, जिनके द्वारा हम यही जयपुर में अमीसा नाले की सब्जियों का यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं, मजे से, बढ़िया अच्छी हैं, बिल्कुल सफाई से मिल रही हैं हमको।
लेकिन अब जरूरत है हमें जो बिना केमिकल रसायन के जैविक खेती हो, उसमें कोई खाद यूरिया नहीं हो, गोबर की खाद हो, तो वो इस बाजार में जैविक खेती का भी भाव आप जानते हैं। कोई भी आदमी एक बार ये लिख दे मार्केट में, अब सब लोग जानते हैं कि कुएं के पानी की खेती है और इसमें कोई यूरिया खाद नहीं है, तो 2 घंटे में बिक जाएगी। तो आज आवश्यकता है हमें कि जो वनों की कटाई है, खेती हो जाती है, अभी हरियाणा में देखते हैं, हमारे राजस्थान में तो ऐसा नहीं होता। गेहूं होने के बाद खेती वहां खेतों में आग लगा देते हैं। ये बहुत ही गलत है, क्योंकि हमारा जो हमारे जो उर्वरक भूमि बनाते हैं वो सारी समाप्त हो जाती है। तो मैं आप लोगों से जो कहना चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा लंबा, कि हमें जीव जंतुओं के साथ जो केंचुआ होता है, केंचुआ वो धरती के साथ संबंध रखता है, ऐसे ही मानव को भी उसी तरह संबंध रखना चाहिए। और हम जो सरकार कर रही है राजस्थान में, वो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हम प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के माध्यम से जो बंजर भूमि है उसको सिंचित कैसे किया जाए, और उसके अलावा पेड़ पौधे लगाकर, फार्म पाउंड बनाकर, एनीकट्स बनाकर, चेक डैम बनाकर भूमि को सिंचित कर सिंचाई योग्य भूमि बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत साहब ने इसी सत्र में 2600 करोड़ रुपए दिए हैं वाटर शेड जल ग्रहण के लिए, कि अच्छी उपजाऊ भूमि कैसे बने। तो आप लोग, जो मैं अपनी बात रख रहा था, लेकिन आप सदगुरु जी को सुनना चाहते हैं, लेकिन आप सुनना चाहते हैं, सुनिए, लेकिन यहां से एक संकल्प लेके जाएं कि इस मिट्टी को कैसे बचाना है, इस उपजाऊ भूमि कैसे बनाना है, इसको पौष्टिक मिट्टी कैसे बनाना है। यदि हम आए हैं यहाँ, तभी सार्थक होगा कि हम ऐसा संकल्प लें कि हमारी भूमि पौष्टिक हो। जय हिंद, धन्यवाद सभी को। धन्यवाद सर। त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूं। अभी आपने सुना राजस्थान के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री जी माननीय श्री रमेश चंद्र मीना जी को, और अब मैं राजस्थान के कृषि मंत्री जी माननीय श्री लालचंद कटारिया जी से निवेदन करता हूं कि आप मंच पर पधारें और इस समारोह के संदर्भ में 2 शब्द कहें। माननीय श्री लालचंद कटारिया जी। मिट्टी बचाओ महाअभियान में 27 देश और 30,000 किलोमीटर की यात्रा करके इस राजस्थान की मरुधरा पे गुलाबी नगर जयपुर में मैं सम्माननीय सदगुरु जग्गी वासुदेव जी का प्रदेश की जनता की तरफ से, नौजवान साथियों की तरफ से, किसान भाइयों की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंचासीन राजस्थान सरकार के मंत्री रमेश मीना जी, राजीव अरोड़ा जी, इला अरुण जी और पधारे हुए सभी नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माताओं और बहनों और मीडिया के सभी साथीगण। नौजवान साथियों, में ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुख्यमंत्री जी को मुझे ये पहले से ही मालूम था कि इस गुलाबी नगरी जयपुर का
और पधारो मेरे देश जो आओ भगत राजस्थान की रही है, उसमें हम सदगुरु जी को सुनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी को आना था, किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। मैं उनकी तरफ से क्षमा याचना चाहता हूं। और दो बातें आपके बीच में कहूंगा कि जो ये महाअभियान सम्माननीय गुरुजी ने पूरी देश और दुनिया के सामने इस मिट्टी बचाने का अभियान अपने सामने रखा है, हमारे सामने जो चुनौतियां बनी हुई है मनुष्य जीवन को बचाने की, आज कोरोना काल में हम सभी ने देखा कि जीडीपी को रोकने का काम इस मिट्टी ने किया, इस धरती माँ ने किया। और पूरी दुनिया में एक नया संदेश देने के लिए सदगुरु जी ने जो ये महाअभियान चलाया है, आने वाले समय में हमारी नौजवान पीढ़ियां आपके इस बताए मार्गदर्शन पे चलते हुए मिट्टी बचाने के अभियान को आगे बढ़ाएगी। सर, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस आधुनिक काल के अंदर राजस्थान में ऐसी एक ट्रेन आती है जिसको कैंसर ट्रेन कहते हैं। इसका कारण ये मानव जीवन, ये आधुनिकता और नई टेक्नोलॉजी, पेस्टिसाइड और मनुष्य द्वारा किए गए विकास है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आदिकाल में गांव में रहने वाले व्यक्ति की 100 वर्ष की उम्र हुआ करती थी। न संसाधन थे, न विज्ञान था, केवल प्रकृति के सहारे मानव अपना जीवन जीता था। और मैं ये मान के चलता हूं कि उस प्रकृति को ताकत देने का काम, उस जमीन की उर्वरक क्षमता बढ़ाने का काम और जमीन को ताकतवर बनाने का काम, ये संदेश जो सदगुरु जी ने पूरे देश और दुनिया में दिया है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसके परिणाम मिलेंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि हम धरती को धरती माँ कहते हैं, गाय को गौ माता कहते हैं, और इन दोनों का जब साथ मिलता है तो मानव जीवन आगे बढ़ता है। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार पुनः मैं सदगुरु जी को धन्यवाद देता हूं। नमस्कार, जय हिंद। मैं राजस्थान के कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर हमारे साथ बने रहें। और जैसा कि आप देख सकते हैं सदगुरु जी हमारे साथ हैं। सदगुरु जी के जयपुर आगमन के इस ऐतिहासिक अवसर पर उनके मिट्टी बचाओ आंदोलन के हिस्से के रूप में हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि राजस्थान सरकार और ईशा आउटरीच आज राजस्थान की मिट्टी को पुनर्जीवित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन, जिसे हम MOU भी कहते हैं, पर हस्ताक्षर करेंगे। यह MOU धरती को जागरूक बनाने की दिशा में एक पहला कदम है, जब मिट्टी बचाओ अभियान और राजस्थान सरकार एक साथ मिलकर काम करेंगे। मैं माननीय मंत्री एवं हमारे प्रिय सदगुरु जी से निवेदन करूंगा कि आप MOU का आदान प्रदान करें। Right now, namaskaram to everyone. This is just a 3-point incentive policy for the farmers. We would like you to study this. To the Chief Minister, we will present a larger book for the policy handbook. मुख्यमंत्री जी के लिए एक ज़्यादा बड़ी किताब प्रस्तुत करेंगे। हम आपके विभाग के लिए एक सरल सी किताब प्रस्तुत कर रहे हैं। That the photographers want you this way. It's okay. It's okay, sir. This way. What?
Thank you, sir. Thank you. कालो न जानाति तव जननम् कालो न जानाति तव समापनम् दृष्टो मया तव महाकारः योगेश्वर काल काल योगेश्वर काल काल। नमस्कारम। नमस्कारम। आप सभी को नमस्कारम। तो मुझे माफ़ कीजिए, मैं हिंदी में बात नहीं कर सकता। हम इस मुकाम पर क्यों पहुंच गए हैं जहां हमें मिट्टी को बचाने के बारे में सोचना पड़ रहा है, सभी चीज़ों में मिट्टी को बचाने के बारे में। बाकी के राज्यों की तुलना में राजस्थान के लोगों को ये बात बेहतर तरीके से समझ आनी चाहिए, क्योंकि आपके प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा मरुस्थल है, लेकिन साथ ही साथ राजस्थान के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कि बहुत ही फर्टाइल हैं। तो आपको दोनों चीज़ें पता है, लेकिन बाकी के लोगों को अभी भी ये एहसास नहीं हुआ है कि उनके राज्य के कुछ हिस्से मरुस्थल बन सकते हैं। तो शायद ज़्यादातर लोग खुद के साथ ऑस्ट्रिच वाली चाल चलते रहे हैं। पिछले 25 सालों में, सिर्फ 25 सालों में इस धरती का 10% हिस्सा एक मरुस्थल बन गया है, रेगिस्तान बन गया है। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही तो 2003 से गूगल मैप्स देखें और ये देखें कि आज गूगल का नक्शा क्या दिखाता है। आप देखेंगे कि धरती का कितना बड़ा हिस्सा मरुस्थल बन गया है सिर्फ 25 सालों के अंदर। 25 सालों में अगर 10% धरती मिट्टी बन जाती है तो इसका मतलब है कि इस शताब्दी के अंत तक आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा। तो हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी चीज़ क्यों हुई है? वो बुरा आदमी कौन है, वो शैतान कौन है जो इस धरती को मरुस्थल बना रहा है? क्योंकि हर कोई उस आदमी को खोज रहा है कि वो आदमी कौन है। क्या ये इंडस्ट्री है? उस इंडस्ट्री ने ऐसा किया है, इस इंसान ने ऐसा किया है, उस राजनेता ने वो ऐसा किया है, उस राजनेता ने ऐसा किया है। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप समझें कि ये इसलिए नहीं हुआ है, ऐसा इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि कहीं मौजूद किसी एक शैतानी शक्ति ने ऐसा किया है। ये सब कुछ हुआ है इंसानी खुशहाली की तलाश में। हाँ, इंसानी खुशी की तलाश में ये हुआ है। इंसानी खुशी की तलाश करने में क्या गड़बड़ी है, क्या बुराई है? बात केवल इतनी है कि क्या मैं आपको एक कहानी बता सकता हूँ? कहानी के लिए आपका रवैया सही होना चाहिए। जब मैं कहता हूँ एक समय की बात है, आपको कहना चाहिए हाँ हाँ, एक दिन की बात है। एक आलू की खेती करने वाला किसान एक सेब खाना चाहता था। तो वो उस पेड़ की तलाश करने लगा जिसमें सेब उगते हैं, और वो सही पेड़ के पास पहुंचा। वो पेड़ कौन सा था? वो सेब का पेड़ था। वो सेब के पेड़ के पास गया, लेकिन उसकी आदत ऐसी थी, क्योंकि वो एक आलू का किसान था,
वो सेब खोजने के लिए ज़मीन खोदने लगा। उसने ज़मीन खोदी लेकिन उसे वहाँ सेब नहीं मिले। जब कोई चीज़ जो आपको चाहिए नहीं मिलती, आप गुस्से में आ जाते हैं, तो वो भी गुस्से में आ गया और उसने बहुत गुस्से में आके तेज़ी से खुदाई शुरू कर दी और कुछ समय के बाद वो पेड़ उस किसान के ऊपर ही गिर गया। यही अभी मानवता की कहानी है, यही आपकी कहानी है, यही इस दुनिया की कहानी है। इंसानी खुशी की तलाश में, चाहे खुशी मिली या दुख मिला, ये आपके भीतर हुआ था या बाहर हर जगह हुआ था? बताइए। ये आपके भीतर हुआ था। दुख और सुख आपके भीतर होता है, आनंद और बुरा अनुभव आपके भीतर होता है, कड़वाहट और परमानंद आपके भीतर होता है। हर वो चीज़ जो आपके साथ हुई है वो आपके भीतर ही हुई है। इंसानी अनुभव आपके भीतर होते हैं, न सिर्फ आपके भीतर होते हैं, आपके भीतर ही पैदा होते हैं, लेकिन हम खुशी की तलाश में लगे हुए हैं। हम दुनिया को ही उलट पलट कर रहे हैं अपनी खुशी की तलाश में। आपने कितनी सारी चीज़ें की हैं अपनी खुशी की तलाश में। जैसे ही आप खुशी की तलाश करना शुरू करते हैं, ऐसा होता है। कोई मुझसे कह रहा था कि कोई यहाँ से करीब 30 लाख प्रकाश वर्ष दूर 300 ऐसे ग्रह हैं जो बिल्कुल धरती की तरह हैं और उनमें से कई धरती से कहीं ज़्यादा बड़े हैं। अगर हम वहाँ चले जाते हैं तो हमको मिट्टी को बचाने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने कहा, अगर हमें धरती के जैसे 8 अरब ग्रह मिल जाते हैं, अगर आप में से हर एक को हम एक ग्रह दे देते हैं, जब तक आप खुशी की तलाश में लगे हुए हैं, आप 100 साल के अंदर उसे बर्बाद कर देंगे। अरे, आप इसके लिए तालियां बजा रहे हैं? आप तालियां बजा रहे हैं? हाँ, हम उसे बर्बाद कर देंगे। मैं कह रहा हूँ, एक इतनी सी सरल चीज़ हम इसे नहीं समझ पाए। ये एक ऐसी संस्कृति है, ये एक ऐसी धरती है, ये एक ऐसा देश है जहाँ हजारों सालों से हमने इंसानों की आंतरिक खुशहाली पर निवेश किया। ये वो धरती है जहाँ हमारा इतिहास राजाओं और युद्धों से भरा हुआ नहीं है। ये वो धरती है जो संतों, ऋषियों, मुनियों और अतीत के योगियों से भरा हुआ है। केवल अभी पिछले कुछ 100 सालों में हम दूसरी तरह के इतिहास लिखने लगे, वरना हमेशा इतिहास उन चीज़ों के बारे में होता था, क्योंकि हमने ये समझा कि इंसानी खुशहाली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी दूसरी समस्या का हल निकालना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम खुशी की तलाश में हैं, जब तक हम दुनिया में खुशहाली पाना चाहेंगे, उसका कोई अंत नहीं है। जिस तरह से इन लोगों की एक पीढ़ी के रूप में आप में से हर कोई, क्या ये ज़रूरी नहीं है, क्या ये सच नहीं है कि मानव इतिहास के किसी भी दूसरी पीढ़ी के तुलना में आप कहीं ज़्यादा सुख और सुविधाओं का अनुभव कर रहे हैं पहले की किसी भी पीढ़ी के तुलना में? हेलो? लेकिन फिर भी आप खुशी की तलाश में हैं। तो बात साफ है कि इस तरीके से हल नहीं मिलेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है। जो चीज़ आपके पास है, हो सकता है वो आपके लिए सुख सुविधाएं लेके आएँ। आपके पास क्या है और आप किस चीज़ के मालिक हैं, वो कभी भी इंसान को खुशी नहीं देगा, क्योंकि वो केवल भीतर से ही हो सकता है। अगर हम इस चीज़ को नहीं समझते, अगर हम इसमें निवेश नहीं करते, तो हम हमेशा के लिए सेब की चाहत में ज़मीन खोदते रहेंगे और हमें जो मिलेगा वो सेब नहीं होगा, हमें खुद के लिए कब्र मिल जाएगी। इस तरह से देखा जाए तो सेल्फ हेल्प एक अच्छी चीज़ है। हेलो? कि आपने अपनी खुद की कब्र खोद दी, कम से कम आप मजदूरी बचा रहे हैं, मजदूर को देने वाला पैसा बचा रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या ये जीवन को चलाने का तरीका है? आखिर वो क्या है जिसकी आपको तलाश है? जब आप कहते हैं खुशी, जब आप कहते हैं खुशहाली, आप केवल ये चाहते हैं कि आपके जीवन में एक सुखद अनुभव हो। जीवन में सुखद अनुभव का अर्थ है, अगर आपका शरीर बहुत मधुर अनुभव करता है तो हम इसे स्वास्थ्य कहते हैं। क्या आपको ये चाहिए?
जब मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूं तो आपको हाँ या ना में जवाब देना होगा, क्योंकि मैं आपको आशीर्वाद देने वाला हूं। आप में से जो लोग चुप हैं, ये आपके ऊपर है। शरीर की मधुरता को स्वास्थ्य कहते हैं। क्या आपको ये चाहिए? अगर ये मधुरता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अगर आप बहुत ज्यादा मधुर बन जाते हैं, तो हम इसे सुख कहते हैं। अगर आपका मन मधुर बन जाता है तो हम इसे शांति कहते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा सुखद बन जाता है तो हम इसे आनंद कहते हैं। अगर आपकी भावनाएं मधुर बन जाती हैं तो हम इसे प्यार कहते हैं। अरे, अगर ये बहुत ज्यादा मधुर बन जाती हैं तो हम इसे करुणा कहते हैं। अगर आपकी जीवन ऊर्जाएं मधुर बन जाती हैं तो हम इसे आनंद कहते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा मधुर बन जाती हैं तो हम इसे परमानंद कहते हैं। अगर आपकी आसपास की परिस्थितियां सुखद बन जाती हैं तो हम इसे सफलता कहते हैं। सिर्फ बाहरी परिस्थितियों में सुखदता पैदा करने के लिए आपको सहयोग चाहिए। आपके आसपास के लोगों का, आपके आसपास की शक्तियों का आपको सहयोग चाहिए। हमारी आसपास की परिस्थितियों की सुखदता पूरी तरह से हमारे हाथों में नहीं होती। ये इस पर भी निर्भर करती है कि हम किस समय पैदा हुए हैं, हम कहाँ रहते हैं। लेकिन शरीर, मन, भावनाओं और जीवन ऊर्जाओं की मधुरता 100% आपके हाथों में है। हाँ या ना? अगर आप इस एक चीज का ख्याल नहीं रखते तो आप धरती को खोदते रहेंगे। हमें जो चाहिए उसकी जरूरतों से परे आप लगातार धरती को खोदते रहेंगे। तो ये सारी चीज हुई है इंसानी खुशी और खुशहाली की तलाश में। जब तक लोग खुशी की तलाश में हैं, आप इस नुकसान को रोक नहीं सकते। ये प्रक्रिया, खुशी की तलाश की ये प्रक्रिया ने ये भयंकर रूप लिया है हमारी क्षमताओं की वजह से, हमारी समझ की वजह से। अगर आपके पास एक केचुए के जितना दिमाग होता तो आप बहुत शांत होते और आप बहुत इको फ्रेंडली भी होते। हाँ या ना? लेकिन अब आपके पास इतना बड़ा दिमाग है जिसमें बहुत सारी क्षमता है। अब अगर आप काम करने की मजबूरी भरी अवस्थाओं में हैं, अगर आप जागरूकता के साथ कार्य नहीं करते, अगर अपने खुद के स्वभाव से आनंदित नहीं हैं, तो ये समझ, ये बुद्धि दुनिया का विनाश कर देगी। और अभी यही हुआ है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या बुद्धि एक समाधान है या एक समस्या है? क्या कहा आपने? दोनों ही हो सकती हैं। बुद्धि को एक समस्या होना चाहिए या समाधान होना चाहिए? कोई भी दूसरा समाधान मौजूद नहीं है। बुद्धि ही एकमात्र समाधान है। आप जिसे सृष्टि कहते हैं वो बुद्धिमत्ता की एक शानदार अभिव्यक्ति है। हाँ या ना? इस मंच के कोने पे आप जो सुंदर फूल देख रहे हैं, इसकी जड़ें गंदगी में हैं। आप इसमें जितनी ज़्यादा गंदगी डालते हैं, ये फूल उतना ही ज़्यादा खूबसूरत और सुगंधित हो जाता है। क्या आप भी इसी तरह से बने हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप भी ऐसे ही बन जाएं। जितनी गंदगी लोग आपके ऊपर फेंकें, आपको उतना ही ज़्यादा सुंदर बन जाना चाहिए, है ना? लोग इस मामले में मेरी बहुत मदद करते रहे हैं। अब यही सृष्टि की प्रकृति है, यही सृष्टि की प्रकृति है। लेकिन आप क्या बन गए हैं? आप जो हैं वो इसलिए बन गए हैं क्योंकि आप एक जीवन नहीं हैं, आप एक मनोवैज्ञानिक केस हैं। कोई व्यक्ति एक मनोवैज्ञानिक झमेला कैसे बन जाता है? जब आप अपने खुद के विचारों और भावनाओं को सृष्टि से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देते हैं, आप एक मानसिक केस बन जाएंगे। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सद्गुरु, आप एक मृदा वैज्ञानिक कैसे बन गए? आप एक पर्यावरणविद कैसे बन गए? चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक मृदा वैज्ञानिक नहीं हूँ, मैं एक इकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं एक पर्यावरणविद नहीं हूँ, मैं एक एक्टिविस्ट भी नहीं हूँ।
मैं बस इस धरती पर एक केंचुआ हूँ। मैं केंचुए की तरह 65 सालों से इस धरती पर रेंगता रहा हूँ। लोग पूछते हैं आपको मिट्टी के बारे में कैसे पता? मैं पूछ रहा हूँ कि आपको कैसे नहीं पता? आप कहाँ थे? क्या आप मंगल ग्रह से आए हैं? क्या आप चंद्रमा से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? ये किस तरह का सवाल है कि आपको कैसे पता? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको कैसे नहीं पता? आप कहाँ थे? हाँ, आप यहाँ थे, यहाँ नहीं। आप इस धरती पर नहीं चले, आप अपनी खुद की दुनिया में जी रहे हैं। इसकी वजह से हम ये कीमत चुका रहे हैं। अगर आप इस धरती पर वास्तव में चल रहे होते, अपने आसपास के जीवन को महसूस होते हुए, जब चीज़ें गलत हो रही थीं तो आपको तुरंत पता चल जाता है ना? अगर आप भी मेरी तरह एक केंचुए होते, अगर आप भी इस धरती पर जी रहे होते, अपनी खुद की दुनिया में नहीं, तो आपको भी निश्चित रूप से पता होता कि क्या गलत हो रहा है। तो ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई एक और समस्या नहीं है जो हमारे पास है। ये सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, क्योंकि अभी हमारे पास केवल 60 और सालों की कृषि की मिट्टी इस धरती पर मौजूद है। करीब 52% मिट्टी इस धरती पे जो ऊपरी सतह थी वो चली गई है। मिट्टी की ऊपरी सतह का क्या मतलब है? लगभग 12 से 18 इंच की ये जो ऊपरी मिट्टी है वही इस धरती की मलाई है। यहाँ ही सभी जीवन रूपों का निर्माण होता है। ये इतनी समृद्ध है, जीवन से इतनी समृद्ध है, जीवन से इतनी भरी हुई है कि एक मुट्ठी मिट्टी में 8 से 10 अरब से ज़्यादा सूक्ष्म जीव होते हैं और धरती पर असंख्य समस्या में जीव रूप मौजूद हैं। इस हद तक कि विश्व के प्रमुख मृदा वैज्ञानिक कह रहे हैं कि उन्हें इस धरती पर मौजूद सूक्ष्म जीवों की 1% से भी कम प्रजातियों के बारे में मालूम है। जब आपका ज्ञान 1% से भी कम हो तो आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, है ना? जब आपको 1% भी ना पता हो कि आपको छेड़छाड़ करनी चाहिए, नहीं। पिछले 2.5 सालों में मैं पूरी दुनिया के कई कृषि मंत्रियों से मिलता रहा हूं और मुझे ये जान के बहुत झटका लगा कि इस दुनिया की 85% से ज़्यादा कृषि मंत्रालय मिट्टी को एक निर्जीव चीज़ मानते हैं, जिसमें आप एक केमिकल डाल के या केमिकल निकाल के उसे ठीक कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ी जीवंत प्रणाली है, केवल इस धरती पे ही नहीं, हम इस सृष्टि को जितना भी जानते हैं उसमें ये सबसे बड़ी जीवंत प्रणाली है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है। ये 15 से 18 इंच की मिट्टी पूरी सृष्टि में ऐसी कोई भी दूसरी चीज़ नहीं है। अगर आप इसमें मृत चीज़ भी गाड़ देते हैं तो जीवन उभर आता है। ऐसी जादुई चीज़ और कहाँ मौजूद है? इसे जानते हुए, इसे अनुभव करते हुए, इसे महसूस करते हुए हमारे पूर्वजों ने मिट्टी को हमारी माँ कहा, क्योंकि ये हम सभी माँओं की माँ है। ये हमारी सभी माँओं की माँ है। लेकिन आज हम इतने ज़्यादा वैज्ञानिक बन गए हैं, इतने ज़्यादा वैज्ञानिक बन गए हैं और इतने ज़्यादा समझ से रहित हो गए हैं कि समस्या विज्ञान की नहीं रही। समस्या ये है कि किस तरह के लोग विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, किस तरह के विज्ञान के छोटे छोटे टुकड़े लोग उठा रहे हैं और उसके पूरे विज्ञान को समझे बिना आज हम मिट्टी को एक रिसोर्स कह रहे हैं, एक संसाधन कह रहे हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग पूरी दुनिया में ऐसा है। इस दुनिया के हर मंत्रालय में, लगभग हर जगह मिट्टी को एक संसाधन कह रहे हैं। हम में से हर एक ने अपनी माँ के स्तन से दूध पिया है। क्या हम उन्हें एक संसाधन कहेंगे या वो हमारे जीवन का स्रोत हैं? जिस दिन आप अपनी माँ को एक संसाधन कहते हैं, आपने अपनी मानवता खो दी है। हाँ या ना? जिस दिन आप अपनी माँ को एक संसाधन कहते हैं, आपने अपने भीतर मानवता की बुनियाद खो दी है। मिट्टी हमारी माँ की भी माँ है, लेकिन हम उसे एक संसाधन कह रहे हैं, हम उसे एक संसाधन कह के पुकार रहे हैं और हम इसी की कीमत चुका रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप जाने की समस्या केवल राजस्थान की नहीं है या भारत की भी नहीं है। ये पूरी दुनिया में हो रहा है। पूरी दुनिया इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। न्यूनतम
जैविक सामग्री जो मिट्टी में होनी चाहिए, अगर हम उसे मिट्टी कहना है तो वो 3% है, न्यूनतम 3% है। इस धरती में एक भी ऐसा देश नहीं है जिसमें कम से कम 3% जैविक सामग्री हो, कि एक भी देश ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा जैविक सामग्री उत्तरी यूरोप में है, वो 1.48% है। दक्षिणी यूरोप में 1.1% जैविक सामग्री है। अमेरिका में 1.25% जैविक सामग्री है। भारत में 0.68% जैविक सामग्री है। पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में औसतन 0.3 जैविक सामग्री है, जो कि एक मरुस्थल है। 1% से अगर कम जैविक सामग्री है तो इसे मरुस्थलीकरण कहा जाता है, और हम वहाँ पहुँच चुके हैं। अगर आपको मेरी बात नहीं समझ जा रही, राजस्थान में रहते हुए आपको शायद ये आम बात लगे, लेकिन अगर आप मुंबई से चेन्नई तक एक हवाई जहाज में जाते हैं, हर 5 मिनट में आप नीचे देखें, आप देखेंगे कि यहाँ से वहाँ तक बस एक भूरा रेगिस्तान है। पश्चिमी घाटों को और पूर्व के राज्यों को छोड़ के बाकी सब चीज़ एक रेगिस्तान की तरह दिखती है, क्योंकि हम ये भी भूल चुके हैं कि 50 साल पहले हर किसान को ये पता था कि जब ज़मीन का उपयोग नहीं किया जाता तो उसे ढकने के लिए कोई दूसरी फसल लगाई जाती है। हम इस चीज़ को भी भूल चुके हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये एक संसाधन है और हम जैसे चाहे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ? किस वजह से ऐसा हुआ? सन 1918 में एक जर्मन वैज्ञानिक ने सबसे पहली नाइट्रोजन वाली खाद बनाई। जब ये खाद आई और जब खेतों ने इसे, किसानों ने लेके इसे अपने खेतों में डाला, अचानक ये जादू की तरह काम करने लगी। भारत में ऐसी कई जगहें हैं जहां हमने इन रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया, हमारा उत्पादन 3 गुना बढ़ गया। स्वाभाविक रूप से हमें लगा कि ये एक जादुई पाउडर है। हमने इस जादुई पाउडर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हुआ, और इस वजह से हमें लगा कि ये पेड़ पौधे और दूसरी चीज़ें जो कि कृषि की पद्धति का एक हिस्सा थी, हमें लगा कि इनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ज़मीन के हर इंच को जोतना चाहते थे। इसलिए हमने सारे झाड़ों और पेड़ों को काट दिया। फिर हम मशीनों को लेकर आ गए। चूँकि मशीन आ गए, सारे जंतु भी खेत से बाहर चले गए। कोई जीव, कोई पेड़ नहीं, कोई जंतु नहीं। मुझे बताइए, जैविक सामग्री का स्रोत कहाँ है पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के बिना? पेड़ों से जो पत्तियां और टहनियां गिरती हैं और जो जानवरों के मलमूत्र होते हैं, केवल वहीं से जैविक सामग्री आती है। मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि अगर आप पूरी सृष्टि में खोजते हैं तो कहीं भी आपको एक दाना भी नहीं मिलेगा जैविक तत्व का, जब तक वहाँ पे पेड़ पौधे और जीव जंतु ना हो। लेकिन मैंने सुना, जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस हो रहे थे, मैं उस समय देश में नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि टीवी पे इस तरह की बहस हो रही थी कि ये सारे जो जानवर हैं ये हाईवे पे हैं, हम उनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। देश में करीब 8.3 करोड़ जानवर हैं। जब देश की 60% से ज़्यादा जनसंख्या खेती करती है, किसान हैं, आपको लगता है कि गाय और भैंसें समस्या हैं? क्या हम अपना दिमाग खो चुके हैं? क्या हम अपनी सारी समझ खो चुके हैं? बताइए। मैं आपसे बता रहा हूं कि अगर हम इन 8.3 करोड़ जानवरों को इस धरती से गायब होने की अनुमति देते हैं, जो कि ऐसा लगता है कि अगले 10-15 सालों में अगर आप इनका ख्याल नहीं रखते तो ऐसा हो ही जाएगा। अगर 10-15 सालों में ये जानवर गायब हो जाते हैं तो आप कई मायनों में भारत का पन्ना पूरी तरह से बंद कर रहे हैं। हो सकता है कि सुनने में ये बहुत चेतावनी भरी बात रखे। आप मेरी बात ना माने, आप विज्ञान के बारे में खुद पढ़ाई करें। आप UNFO की वेबसाइट देखें, आप UNCCD की वेबसाइट देखें, आप सभी मिट्टी से जुड़ी वेबसाइट्स और किताबों को देखें। आप पाएंगे कि अगर धरती से जीव जंतु और पेड़ पौधे गायब हो जाते हैं, जब जैविक पदार्थ का स्रोत गायब हो जाता है, तो आप इस अध्याय को पूरी तरह से बंद कर रहे हैं। और इन दोनों युवा लोग, हाँ आप लोग, मैं आप लोगों की ही बात कर रहा हूँ। युवा लोग आजकल खुद को जनरेशन Z कहते हैं। मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि Z तो आखिरी अल्फ़ाबेट है। क्या आप आखिरी पीढ़ी हैं? क्या आप यही चाहते हैं? तो खुद किसी दूसरे अल्फ़ाबेट का प्रयोग करें या किसी संख्या का प्रयोग करें, कम से कम वो अनंत तक बढ़ती रहेगी। जनरेशन Z,
ये बड़ी डरावनी चीज़ है। हमें ये समझना होगा, इसे ठीक करना बहुत आसान है। इसके लिए किसी शानदार नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। हमें इसके लिए कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, ना ही हमें बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। करना बस इतना है कि अभी हम दीवार की ओर चल रहे हैं, हमें बस खुद की दिशा बदल के दरवाजे की ओर करनी है। और हमारे पास ये संकल्प होना चाहिए कि हम हर कदम उसी दिशा में बढ़ाएंगे, हमारी दिशा बदलनी नहीं चाहिए। अगर हम अगले 10-15 साल ऐसा करते हैं तो हमें अपनी धरती वापस मिल जाएगी, हमारी धरती में जीवंतता वापस आ जाएगी। बस इतना ही करने की ज़रूरत है। लेकिन हम सरकारों को चुनते हैं, हम सरकारों को सिर्फ 5 सालों के लिए चुनते हैं। वो कैसे ये करेंगे? क्योंकि हर 5 साल में सरकारें बदलती रहती हैं। क्योंकि जब तक लोग, आप में से हर एक व्यक्ति अपनी आवाज़ ऊंची करके ये नहीं कहता कि हम एक संकल्प चाहते हैं, ऐसा संकल्प जो लंबे समय में नतीजे लाएगा, और हमें अपने देश की दीर्घकालिक भलाई की चिंता है, हमें भविष्य की पीढ़ियों की चिंता है, अगर आप इसे अभिव्यक्त नहीं करते तो एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार कब तक कोई काम करेगी, जब तक लोग इसकी मांग नहीं करते। आप केवल छोटी छोटी चीज़ें मांग रहे हैं। हम पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए की कटौती चाहते हैं, हम टैक्स में 1% की कमी चाहते हैं, आपको वो चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन अगर आप दीर्घकालिक खुशहाली चाहते हैं तो एक लोकतांत्रिक देश में लोगों को अपनी आवाज़ उठानी होगी, और सरकार को ये कहना होगा कि अगर आप ऐसी चीज़ें करते हैं जिनके नतीजे लंबे समय में आएंगे तो हम आपके साथ हैं। क्योंकि भारत के इतिहास में हमने ये देखा है कि जैसे ही सरकार कोई ऐसा काम करती है जिसके नतीजे कई लंबे समय के बाद आएंगे, वो इलेक्शन हार जाते हैं। क्या आप इस चीज़ को इस देश में बदलेंगे? हमें ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो ऐसे कदम उठाएंगे जो भविष्य की पीढ़ियों की खुशहाली के लिए काम करेंगे, वरना इसे ठीक नहीं किया जा सकता। छोटे छोटे तुरंत मिलने वाले फ़ायदों के साथ इसे ठीक नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की ज़रूरत है। कौन ऐसा काम करने के लिए तैयार है जिसके नतीजे 10, 15, 20 साल बाद मिलेंगे, जबकि उनका कार्यकाल सिर्फ 5 साल का है? बताइए। तो केवल सरकार पे उंगली दिखाना काफ़ी नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप उन्हें ये विश्वास दिलाएं। हम इस धरती की 730 पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये लिख चुके हैं कि उन्हें मिट्टी और मिट्टी के पर्यावरण को अपने चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस पार्टी के हैं। पॉलिटिकल फिलॉसफी के नाम पर, विचारधाराओं के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति, पंथ और राष्ट्रीयता के नाम पर हमने इस दुनिया को कई रूपों में बांट दिया है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जब हमने खुद को बांटने की इतनी सारी चीज़ें खोज ली हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हों जो हम सबको साथ लाएं। मिट्टी वो चीज़ है जो समान है, हम सब इसी मिट्टी से आते हैं, हम इसी मिट्टी से भोजन खाते हैं, और जब हम मरेंगे हम वापस इसी में मिल जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एक पीढ़ी के रूप में हम जागें, क्योंकि एक पीढ़ी के रूप में निश्चित रूप से हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन साथ ही एक पीढ़ी के रूप में हमारे पास एक गहरा विशेषाधिकार है, क्योंकि हम समय के उस मुकाम पे हैं कि अगर अभी हम सही काम करते हैं तो अगले 10 से 15 सालों में हम एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। लेकिन अगर हम सोते रहे और तबाही में जाकर गिर पड़े तो 30 से 40 सालों के बाद अगर आप इसे करना भी चाहेंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि तब तक जैव विविधता का नुकसान इतनी तेज़ गति से हो रहा है। UNFAO के अनुसार औसतन 27,000 प्रजातियां, आपने सही संख्या सुनी, सूक्ष्म जीवों की 27,000 प्रजातियां हर साल विलुप्त हो रही हैं। हर साल 27,000 प्रजातियां। इस गति से कहीं ना कहीं आज से करीब 25-40 सालों के बाद
हम ऐसे मुकाम पर पहुंचेंगे जहां ये तेजी से गिरेगा। अभी ये धीरे धीरे गिर रहा है, लेकिन ये ऐसा समय आएगा जब जैव विविधता में बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी और ये तेज़ी से नीचे गिरेगा। जब वो होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उसके पहले हमें इसे रोकना होगा। ये करना संभव है। सौभाग्य से एक नीति के रूप में हमने नदी अभियान की नीति हम लेकर आए थे, शायद आपको पता ना हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 760 पेज की हमने जो नदी अभियान की पॉलिसी बनाई थी कि भारतीय नदियों का मैनेजमेंट कैसे किया जाना चाहिए। देखिए, भारत की नदियाँ यूरोप और अमेरिका की नदियों से इस तरह से अलग हैं कि वहाँ बर्फ़ के पिघलने से पानी आता है, लेकिन भारत में नदियों में पानी आता है मानसून की वजह से। पिछले 100 सालों में मानसून के दौरान जितनी बारिश होती है उसमें कोई कमी नहीं आई है। बारिश में गिरने वाले पानी की मात्रा उतनी ही है। तो 70 से 90 दिनों के बीच मानसून में जो पानी गिरता है उसे मिट्टी में रुकना होगा। अगर ऐसा होना है तो मिट्टी में जैविक सामग्री की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, केवल तभी वो पानी को रोक कर रख सकेगा, वरना पानी सतह पे बह जाएगा। तमिलनाडु में हजारों सालों पहले एक बहुत ही बुद्धिमानी भरी बात कही गई थी। लोग कहते हैं कि अगर कावेरी चलते हुए आती हैं तो वो खुशहाली लाती हैं, अगर कावेरी दौड़ते हुए लाती हैं तो वो तबाही लेकर आती हैं। वो क्यों दौड़ेंगी, वो क्यों चलेंगी? अगर मिट्टी में पर्याप्त पेड़ पौधे होंगे तो वो चलते हुए आएंगी, अगर पर्याप्त पेड़ पौधे नहीं होंगी तो वो दौड़ेंगी। जब वो दौड़ेंगी तो वो बहुत तबाही लाती हैं और बहुत जल्दी मिट जाती हैं। पहले ही ऐसा हो रहा है। करीब 4.5 महीनों तक कावेरी नदी समुद्र तक पहुंच ही नहीं पा रही। वो नदी जो हमेशा बहती रहती थी हजारों सालों से, पिछले 50 सालों में वो समुद्र को छू भी नहीं पा रही हैं। समुद्र के पहुंचने से 175 किलोमीटर पहले ही कावेरी सूख जा रही है। कावेरी की पूरी लंबाई 860 किलोमीटर है, उसमें से 175 किलोमीटर पहले ही वो सूख रही हैं। तो नदी अभियान की जो पॉलिसी हमने लिखी